गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर फरहानाज, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में। हमारा आज का टॉपिक है एमए सेकंड सेम का पेपर उर्दू फिक्शन से हम पढ़ेंगे सादत हसन मंटो की अफसाना निगारी। ठीक, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर। प्रेमचंद ने जो अफसाने की रिवाज शुरू की उसको आगे ले जाने में सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद ने जो है अहम रोल अदा किया। ठीक है, तो सादत हसन मंटो उर्दू के मारूफ अफसाना निगार जो 11 मई 1912 को पैदा हुए। ठीक है, अगर हम इनकी सवाने की बात करें, सवाने यानी कि उनकी जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो मंटो एक मुनफरिद उस्लूब और बेबाक लबो लहजे के अफसाना निगार है। मंटो की अफसाना निगारी, जिस टाइम पे मंटो अफसाना लिख रहे थे, ठीक है, वो दौर कैसा था? तरक्की पसंद का दौर था। प्रेमचंद तरक्की पसंद की रिवायत को फरोग दे रहे थे और उनके साथ बहुत से अफसाना निगार जो है वो तरक्की पसंद नजरिए को जो है क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे, यानी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के तहत जो है वो अदब लिखा जा रहा था। लेकिन मंटो मुनफरिद यानी कि डिफरेंट, वो एक अलग सोच के मालिक थे। ठीक है, वो जो रिवायत लोग फॉलो कर रहे थे, दूसरे अफसाना निगार जिस तर्ज पर चल रहे थे, जिस तरीके से जो है कहानियां लिखी जा रही थी, उन्होंने उस तरीके से हटकर अपने नजरिए को, ठीक है, कहानियों में पेश किया। तो अगर हम इनकी लाइफ को बात करें तो ये 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। ठीक, और ये बचपन से ही क्या थे? खिलंडर थे, यानी शरारती थे, और ये बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे, ऐसी हरकतें करते थे जिसकी वजह से ये अपने दोस्तों की जो तवज्जो है हासिल कर सके, यानी उन्हें अपनी जानिब क्या कर सके? मुतवज्जा कर सके। ठीक है, तो ये फन उनकी फितरत में बचपन से ही मौजूद था कि वो क्या करे? कुछ डिफरेंट करे, कुछ अलग करे, क्रिएटिविटी, ठीक है, बचपन से उनके अंदर मौजूद थी। मंटो ने मैट्रिक के इम्तिहान जो है 4 बार में पास किया। मैट्रिक का इम्तिहान यानी कि 3 बार फेल हुए, और कमाल की बात यह है कि वो जिस सब्जेक्ट में हर बार फेल हुए वो सब्जेक्ट कौन सा था? वो उर्दू सब्जेक्ट था। वो उर्दू के ही पेपर में हर बार फेल हुए थे, लेकिन आखिरकार वो उस पेपर को 4 बार में जो है पास कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद 1933 में उनकी मुलाकात होती है। वो 1931 में इम्तिहान पास कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपना अदबी सफर जो है वो शुरू जो होता है उनका किस तरह होता है? उनकी मुलाकात होती है 1933 में अब्दुल बारी अली से। ठीक, अब्दुल बारी अली कौन थे? अब्दुल बारी अली एक हफ्तावार अखबार निकलता था, ठीक है, उसका नाम था खल्क, वो उसके मुदीर थे। उनकी मुलाकात मंटो से हुई। उन्होंने मंटो के अंदर छुपा हुआ एक फनकार जो है उसको पहचाना। उन्होंने देखा कि मंटो के अंदर वो सलाहियतें हैं जो एक अच्छे फनकार के अंदर मौजूद है। ठीक, एक तरह से अब्दुल बारी अली ने उनकी जिंदगी में उनके उस्ताद का रोल जो है वो अदा किया है। उन्होंने बुनियादी तौर पर मंटो की अदबी सलाहियतों को निखारा और उन्हें अफसाना निगारी की तरफ रागिब किया और उनसे जो है अदब की तरफ जो है रागिब किया। उन्होंने मंटो से सबसे पहले जो काम लिया वो फ्रांसीसी मुसन्निफ विक्टर हेगो के जो एक नॉवेल था उसको उन्होंने मंटो से क्या किया? ट्रांसलेट करवाया, तर्जुमा कराया, ठीक है, उर्दू जबान में। ठीक, ये इस तरह से मंटो की पहली तख्लीक थी। उसके बाद मंटो अदब की जानिब जो है रागिब हुए, पढ़ने लिखने का शौक उन्हें पैदा हुआ। उनका पहला अफसाना जो है 1934 में तमाशा के उन्वान से, ठीक है, तमाशा उसका टाइटल था। ये जो है उनका अफसाना अखबार खल्क में जो है वो शाये हुआ है ना। और ये अफसाना जो था उन्होंने एक फर्जी नाम से लिखा था, मंटो के नाम से नहीं लिखा था, बल्कि आदम, अपना नाम उन्होंने आदम, फर्जी नाम कहते हैं कि जो हमारा असली नाम होता है हम उसे हाइड कर लें, छुपा लें, और कोई भी एक नाम जो है हम अपना यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इब्तिदा में प्रेमचंद ने भी नवाब के नाम से लिखा। ठीक है, तो उन्होंने एक फर्जी नाम जो है आदम का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है उन्होंने मंटो के नाम से अफसाने लिखने शुरू किए। उनके पहला अफसानों का मजमुआ है ना, संग्रह जिसे बोल सकते हैं हम कहानियों का, वो 1936 में शाये हुआ और उसका नाम था आतिशबारी। अब हम आते हैं मंटो के फन की तरफ। मंटो की शनाख्त
आम तौर पर एक फुहश अफसाना निगार की हैसियत से होती है। फुहश अफसाना निगार, फुहश किसे कहेंगे? फुहश कहेंगे एक तरह से हम ये कहेंगे कि अदब के अंदर गंदगी, गलाजत, या हम कह सकते हैं पोर्नोग्राफी, उरियानियत के मंटो ने अपने अफसानों में क्या जाहिर किया है, क्या पेश किया है? उरियानियत पेश की है। लेकिन अभी हम, क्योंकि अभी उनके फन की तरफ जो है हम आए हैं, अभी हम ये राय नहीं देंगे कि उनका अदब वाकई फहश था या नहीं था। अभी मैं आप लोगों को उनके फन की जो है बारीकियां समझाऊंगी, उनकी फिक्र जो है उस पर हम बात करेंगे, उनके कुछ अफसानों का तज्जिया जो है हम यहाँ पेश करेंगे। फिर आप खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि वाकई जो मंटो ने लिखा वो अदब था या फुहश था। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप जो चाहे मंटो को समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अदब में रहे तो उनपे इस तरह के इल्जाम भी लगाए गए। लेकिन हकीकत यह है कि मंटो ने अपने अफसानों में ऐसे मौजुआत को पेश किया जिन मौजुआत पर उससे पहले लिखा ही नहीं गया, या ऐसे मौजुआत उन्होंने अपनाए जिनको पेश करते हुए या लिखते हुए दूसरे अदबाओं ने क्या महसूस की? शर्म महसूस की या झिझक महसूस की। लेकिन मंटो ने बेबाक उन कहानियों को, उन मौजुआत को, या कह सकते हैं हमारे समाज के अंदर जो मसाइल थे, है ना, जो क्या कहते हैं फिक्र थी, उन्हें अपनी कहानियों के अंदर पेश किया बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कहानियों में नफरत की निगाह से देखे जाने वाले तबके की तस्वीर कशी की है। तस्वीर कशी यानी कि पेश किया है, उस तबके को उन्होंने अदब के अंदर जगह दी, उन लोगों को उन्होंने अपनी कहानियों के अंदर पेश किया जिन पर जो है अब से पहले दूसरे लोगों ने जो है तवज्जो नहीं दी थी, या बहुत कम तवज्जो दी गई थी, है ना, बहुत सरसरी सी, बहुत छोटी छोटी सी बातें उन पे की गई थी। लेकिन फिक्र मंटो ने अपनी उन लोगों पर अपनी फिक्र जो है पेश की है, और बड़े तफसील के साथ उनकी जिंदगी के मसाइल को, संगीन मसाइल को, उनकी परेशानियों को, ठीक है, अपनी कहानियों में पेश किया है। तो ये मंटो की अफसाने की खूबी है। और इस तरह से जो है उन पर, मैंने जैसे कि अभी बताया, उन पर फहश निगारी का इल्जाम भी लगाया गया, और ये इल्जाम सिर्फ जुबानी नहीं थे बल्कि अदालत तक, कोर्ट तक ये मामला जो है पहुंचे थे, ये इल्जामात पहुंचे थे, ठीक है। उनके जो अफसाने हैं, जैसे ठंडा गोश्त थे, खोल दो, काली शलवार, धुआं, बू, इस किस्म के अफसाने हैं जिन पर जो है फहश निगारी का इल्जाम जो है आयद किया गया। लेकिन मंटो हर बार ही बरी हो गए, क्योंकि जो वो लिख रहे थे उन्हें यकीन था कि वो अदब लिख रहे हैं, और अदब के बारे में हमारे क्या राय होती है कि अदब समाज का आईना होता है, ठीक है। तो जो समाज में जो कुछ हो रहा होता है वही अदब के अंदर पेश किया जाता है। तो मंटो का ये कहना था कि जिस समाज में हम रहते हैं, क्या वहां सारी चीजें अच्छी होती है, क्या वहां सब कुछ पॉजिटिव होता है, या हमारी मर्जी के मुताबिक ही होता है? बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मजबूरी में उस गलाजत भरी, उस गंदगी भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है। तो हम अच्छे लोगों की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बुरे लोगों की या उन गंदे लोगों की, या गंदे नहीं मतलब जो समाज की नजरों में गंदे हैं, मंटो की नजरों में गंदे नहीं है। मंटो उन्हें खुले दिल से अपनाते हैं और अपनी कहानियों का किरदार, अहम किरदार जो है हीरो और हीरोइन बनाकर पेश करते हैं, ठीक है। तो ये मंटो के फन की खास खूबी थी, ठीक। मंटो ने इंसानी फितरत, ज़हनी सतीहत और सियासत और समाज की गलाजत को पेश किया है। उन्होंने उन अफसानों के जरिए इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि वो लोग अपनी खुशी से वो गंदगी भरी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि उन्हें मजबूर किया जाता है समाज के जरिए, लोगों के जरिए, ठीक है, जिसमें सियासत का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। हमारे पॉलिटिशियंस भी उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह देखते हैं हम ये देखते हैं कि नीम के पत्ते कड़वे ही सही खून तो साफ करते हैं। ये मंटो का कौल है कि जिस तरह हमें अपने ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो है देसी दवाओं का ज्यादा चलन था, तो लोग नीम के पत्ते जो है वो चबाया करते थे कि इससे खून साफ हो जाए, यानी कि उनका टेस्ट कैसा है, कड़वा है,
तल्ख है, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है, उससे फायदा नजर आ रहा है। तो इसी तरह मौजूआत, जो मंटो के मौजूआत है या मंटो की जो फिक्र है अफसानों की, वो कैसी नजर आ रही है? बाज़ाहिर हमें गंदे नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये क्या फहाशी है, ये क्या गंदगी है, ये क्या उलियानत है जो मंटो ने अदब के अंदर पेश किया है। बल्कि वो कहते हैं कि जब तक हम नेगेटिव पहलू को हम पेश नहीं करेंगे अदब के अंदर, तब तक लोग उसे जान ही नहीं पाएंगे और उनके बारे में कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। इसलिए मंटो ने निचले तबके को, है ना, मजदूर तबके की बात भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ खासतौर से उस तबके की बात हो रही है जिसको जो है समाज गिरी हुई नजरों से देख रहा था। तो उनका कहना यह है कि वो बातें भले ही कड़वी हो, लेकिन ये सच है, ये वो सच है जो हमारे समाज के अंदर मौजूद है। ठीक, अगर वो ये कह रहे हैं कि समाज, जैसे मैंने अभी बात की कि आईना है, तो उस आईने में सिर्फ अच्छी सूरत थोड़ी ना देखते हैं। अगर कोई हसीन है तो उस आईने में हसीन सूरत देखेगा, और अगर कोई बदसूरत है तो उसमें बदसूरत, अपनी जो है बदसूरती को देखेगा। अब आपको शिकायत किस बात से है? आपको शिकायत अदब से यानी कि आईने से है या फिर उसके मौजूआत से है? ठीक है, आप समझ रहे हैं? यानी कि आप शिकायत का हक नहीं रखते। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं मंटो पर, वो कह रहे हैं कि मैं तो अदब को पेश कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, एक आईना है। अब समाज में अगर अच्छी चीज होंगी तो मैं अच्छी चीजों को दिखाऊंगा उस आईने के अंदर, अगर बुरी होंगी तो मैं बिला झिझक उन बुरी सूरतों को, ठीक है, उन संगीन मौजूआत को और गंदी चीजों को भी मैं अदब के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि अदब होता ही समाज से जुड़ा हुआ है और ये मसाइल, ये गंदगी, ये गलाजत हमारे समाज के अंदर जगह जगह मौजूद है। ठीक है, ये नजरिया था मंटो का। मंटो, अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात की कि तरक्की पसंद तहरीक का दौर था, मंटो उससे मुतासिर थे या नहीं? सबसे पहले लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि कृष्णचंद थे, प्रेमचंद थे, है ना, दीगर लोग जो है किस नजरिए को फॉलो कर रहे थे, किस नजरिए को फरोग दे रहे थे? तरक्की पसंद तहरीक को, है ना। तरक्की पसंद तहरीक यानी कि आला तबका या पावरफुल तबके के जरिए जो निचले तबके पर जुल्म ढाए जा रहे थे। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो ऐसा नहीं था कि मंटो ने सिरे से तरक्की पसंद तहरीक को नकार दिया हो, इनकार कर दिया हो, बल्कि जब हम उनकी इब्तिदाई अफसाने देखते हैं तो तरक्की पसंदी का जो नजरिया है वो उनके अफसानों पे जो है हावी नजर आता है। ठीक है, इस अफसाने में जो है उनका एक बेहतरीन अफसाना है ताकत का इम्तिहान, ठीक, जो उन्होंने तरक्की पसंद नजरिए के तहत जो है लिखा है। तो उसमें क्या होता है, उसकी कहानी कुछ इस तरह है कि एक चंद नौजवान है जो एक आला तबके से ताल्लुक रखते हैं और वो क्या देख कर आए हैं, सर्कस देख कर आए हैं, करतब देख कर आए हैं, जिसमें जो है वो क्या करता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है कि मैं ऐसा करतब देख कर आया हूँ, ऐसा सर्कस देख कर आया हूँ जिसने उसने लोहे के मोटे मोटे तारों को मोड़ दिया, ठीक है, मोटी मोटी जो पत्थर की सिले थी उन्हें तोड़ दिया। तो दूसरा दोस्त कहता है ये कौन सी कमाल की बात देख कर आए हो तुम, ऐसी मेहनत करने वाले या इतना वजन उठाने वाले तो हमारे जो है मजदूर भी होते हैं। तो जो दूसरा दोस्त हो तो वो एग्री नहीं करता, वो कहता है कि नहीं, उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि जो गरीब तबका उसके लिए पेट भरने के लिए रोटी नहीं होती, क्योंकि अच्छी ताकत के लिए क्या जरूरी होती है, अच्छी ग़िज़ा जरूरी होती है। तो दूसरा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरह जो है एक पतला दुबला या जरूरतमंद भूखा मजदूर भी इतना वजन जो है उठा सकता है। सिर्फ दो लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसको आजमाना चाहते हैं, अपनी ही बातों में एक मजदूर के जो है वो आजमाना चाहते हैं। इसी आजमाइश के लिए वो बाजार में निकलते हैं, तभी उनकी नजर किस पे पड़ती है, दुबले पतले मजदूर पे पड़ती है। वो मजदूर कैसा है, हालात का सताया हुआ है, ठीक है, उसने खाना नहीं खाया काफी कई टाइम से। तो उसे जब वो दिखाते हैं कि लोहे का गार्डर है जो करीब 4-5 मन का है, कि ये उठा के आपको ले जाना है, हम आपको उसके बदले पैसे देंगे। तो पहले जब उस गार्डर को देखता है तो उसे क्या लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर उसे किसका ख्याल आता है, अपने पेट का ख्याल आता है कि उसने इतने टाइम से खाना नहीं खाया। तो वो जैसे तैसे जो है उसको गार्डर को अपनी पीठ पे लाद कर चल देता है। वहां से एक कोटेशन मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहूंगी कि देखो, ये लोहे का टुकड़ा था, टुकड़ा उठाकर हमारे साथ चलो, कितने पैसे लोगे? मजदूर ने झुककर लोहे का भारी भरकम टुकड़ी की तरफ देखा और देखते ही आंखों में चमक जो मजदूर के नाम से उसकी आंखों में आई थी कि अब मुझे कुछ काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो मैं खाना खाऊंगा, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। वजन बिला शुबा ज्यादा था, मगर रोटी के कहत
और पेट की पूजा के लिए सामान पैदा करने का सवाल था। उसके लिए सवाल था पेट का, भूख का। तो क्या करता है, उस वजनी टुकड़े को उठा लेता है। मजदूर ने एक बार फिर उस आहनी लाट की तरफ देखा और दिल में अज़्म करने के बाद कि वो उसे जरूर उठाएगा, उससे बोलता है, जी हुजूर फरमाइए, मतलब आप जो हुक्म करें मैं इसे वहां पे लेके चलूंगा। तो आगे फिर क्या होता है, एक जो है गड्ढा आता है कीचड़ का, वहां उसका पैर स्लिप हो जाता है और वही जो गार्डर होता है उसमें वो मजदूर जो है कुचल कर खूनम खान हो जाता है। उसकी जो है मौत हो जाती है और वो लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, ये सोच के कि अगर हम यहाँ पे खड़े उसे देखेंगे तो फिर पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। तो ये तरक्की पसंद नजरिए के बेहतरीन अफसाना है, ठीक है। तो वो इस तरह के मौजुआत का तो अपनाते हैं, लेकिन मंटो का जो जहन था वो एक जगह रुकने वाला नहीं था, क्योंकि तरक्की पसंद जो तहरीक थी, है ना, उसके अपने डिमांड थे। वो क्या करती थी, वो राइटर्स को क्या करती है, कैद करती है अपने उसूल और पाबंदियों में, अपने नजरिए के तहत, कि आप इस नजरिए के तहत अदब लिखोगे। जबकि मंटो की फितरत किसी भी नजरिए को कंटिन्यू नहीं करती, वो किसी को भी फॉलो नहीं करते। उन्हें समाज में जो जहां जैसा इंसान नजर आता है वो उसी को अपनी इस कहानी का मौजू बनाते हैं और उस अपनी फिक्र को कहानी के जरिए, अफसानों के जरिए पेश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंटो ने लिखना शुरू किया 31, ठीक, 32 के आसपास। अब 1947 का वाकया जो है, हिंदुस्तान की तकसीम का वाकया जो है वो पेश आता है। ये वो वाकया है, ये वो सानिहा है जिसने क्या किया था, हिंदुस्तान के हर एक इंसान को क्या किया था, मुतासिर किया था। अवाम को भी किया था। जब अवाम मुतासिर होती है तो राइटर्स या अदीब जो होते हैं वो अवाम के मुकाबले ज्यादा हसास होते हैं, चीजों को ज्यादा बारीकी से नोटिस करने वाले होते हैं। तो हर अदीब ने, हर राइटर्स ने इस चीज को जो है महसूस किया था और तकसीम हिंद के ताल्लुक से बहुत सारे अफसाने, बहुत सारी नॉवेल, बहुत सारी शायरी जो है वजूद में आई। मंटो ने भी इससे मुतासिर होकर लिखा। लेकिन अब मंटो तकसीम हिंद का नजरिया देखिए कि उन्होंने किस तरह से जो है इस दर्द को अपने अफसानों में पेश किया, ठीक। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया तकसीम हिंद है, ठीक है, जिसने क्या किया था, इंसानियत को शर्मसार कर दिया था, ठीक, इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। कैसे कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा सानिहा था जिसने फसाद पैदा किया था मुल्क में, हिंदू के नाम पे और मुसलमान के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे और पाकिस्तान के नाम पे, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सानिहा था, एक ऐसा वाकया था जो कैसा जुल्म और सितम था इस जो है फसाद में, जो इंसानों के जरिए ही इंसानों पर किया जा रहा था। मारने वाला भी इंसान, मरने वाला भी इंसान, लूटने वाला भी इंसान और जो लूट रहा है वो भी इंसान। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अफसोसनाक वाकया था जिसने पूरी इंसानियत को क्या कर दिया था, शर्मनाक कर दिया था। और मंटो इस तकसीम के सख्त खिलाफ थे, ठीक। वो भले ही पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वहां भी जाके उन्हें अपने मुल्क की, हिंदुस्तान की जो है याद आती थी। और उन्होंने इस्मत चुगताई के नाम जो खत लिखा था उसमें लिखा था कि मुझे हिंदुस्तान वापस बुला लो। तो ये दर्द उनके दिल में था, उनके कलम में भी नजर आता है और उनकी कहानियों में भी नजर आता है, ठीक। हकीकत तो यह है कि मुल्क की तकसीम होते ही इस सिलसिले में उनका बेहतरीन अफसाना टोबा टेक सिंह, उसमें उन्होंने इस दर्द को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है कि टोबा टेक सिंह जो है क्या है, उनका एक मारूफ अफसाना है और उसमें जो है ये दर्द जो है उनका नजर आता है कि वो किसमें था, तकसीम हिंद की वक्त पागल खाने में, ठीक। जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो कुछ साल बाद लोगों ने, हमारे सियासतदानों ने ये डिसाइड किया कि अब जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में आ गए, जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में चले गए, ऑलमोस्ट ये हो गया था। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पागलों को भी डिवाइड करना चाहिए कि जो पाकिस्तान में हिंदू पागल है उन्हें जो है इंडिया बुलाना चाहिए और जो हिंदुस्तान में मुसलमान पागल है उन्हें हमें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अब ये फिक्र देखिए, क्या पागलों को इतना पता होता है कि वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन सियासत जो है ये ऐसे ऐसे मौजू जो है छेड़ती है या ऐसे ऐसे नुक्ते उठाती है। वो कह रहे, उनका कहना था कि जो पागल खाना था ना, और उस पागल खाने के अंदर जितने पागल थे उससे एक बहुत बड़ा पागल खाना जो है वो बाहर खुल गया था, यानी कि हमारे समाज में खुला हुआ था। किसके नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। ये उनका एक तंजिया अफसाना है, ठीक है। तो अब जो टोबा टेक सिंह है, टोबा टेक सिंह एक जगह है
और उसका जो अहम किरदार है वो भूषण सिंह है, जो 15 साल से कहाँ बंद है, पागल खाने में बंद है। और वो ना बैठता है, ना लेटता है, ना सोता है, बल्कि वो अपने दोनों पैरों पर 15 साल से खड़ा है, यहाँ तक कि उसके टांगों पर क्या आ गया है, सूजन आ गई है। या और इसका मतलब वही दिखाना चाहते हैं कि वो अपने हवासों से क्या है, बेगाना है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सोना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, आराम भी करने, तो क्योंकि वो तो पागल, उसके अंदर कोई ऐसा शऊर ही नहीं है जिसकी वजह से वो पहचान पाए या खुद को समझ पाए। लेकिन जिस वक्त ये तकसीम होती है पागलों की, और पाकिस्तान से जो वो थे पागल हिंदुस्तान जो ट्रांसफर किए जा रहे थे, तो उस वक्त जो है वो मंजर जो है उन्होंने अफसानों में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया कि एक ऐसा इंसान जिसे अपना भी होश नहीं, लेकिन उसे भी क्या है, अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो महज किसके नाम पर, बंटवारे के नाम पर जो है अपने पूर्वजों का, अपने अजदाद का जो है जमीन को छोड़ के नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो वो मंजर उन्होंने बहुत, इसका एक पैराग्राफ में आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि जिस वक्त उसे ले जा रहे होते तो वो रुक जाता है, वो नहीं जाता, वो हिंदुस्तान नहीं जाता, क्योंकि उसका घर, उसकी जमीन, उसकी जागीर, उसके रिश्तेदार सब कहाँ थे, पाकिस्तान में, टोबा टेक सिंह में थे, जो अब कहाँ था, पाकिस्तान में था। तो उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इसी अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत हिला नहीं सकेगी। आदमी चूंकि बेजर था, इसलिए उसे मजीद जबरदस्ती नहीं की गई, और जो सिस्टम था वो चलता रहा, उसको वही खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित और सामिन भूषण सिंह के हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसरान दौड़े हुए आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, वो औंधे मुंह लेट गया है। क्या है, वो औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। यानी कि वो अपनी जान दे देता है, ठीक, लेकिन वो अपना मुल्क छोड़ना गवारा नहीं करता, वो हिंदुस्तान जाना पसंद नहीं करता, और जब वो मरता है तो वो उस हाशिए पे, उस लकीर पे मरता है जहां से उसके जिस्म का आधा हिस्सा हिंदुस्तान और आधा हिस्सा पाकिस्तान में होता है। मतलब ये है कि जो सानिहा जो पेश आया, वो अक्लमंद लोग जो थे, बादशाह लोग जो थे, वो तो उसके खिलाफ थे ही। अवाम की बात कर रही हूँ मैं, सियासतदानों की बात नहीं कर रही, जिन्होंने अपने घर के लोगों को छोड़ा, जिन्होंने अपने जमीनों को छोड़ा, जिन्होंने अपने खूनी रिश्तों को छोड़ा, वो दर्द उनके अंदर तो था ही, जो समझदार लोग थे। लेकिन जो पागल थे उनको भी इतनी तमीज थी कि वो इस चीज के खिलाफ थे और वो इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो ये नजरिया जो है हमें उनके अफसानों में नजर आता है, ये फिक्र। इसके अलावा जो मंटो ने लिखे हैं जिनसी मौजुआत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मंटो पर फहाशी के जो है क्या लगाए गए मुकदमे, जो है उन पे मुकदमे जो है उन पे जो है लगाए गए, और उनसे ये और किस जुर्म में कि ये फहाश जो है ये लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत से नकादों ने उनकी जो है तनकीद की है कि उन्होंने जो है उसमें फहाश नगारी को अहमियत दी है, लेकिन हकीकत जैसे मैंने आपको बताई कि वो क्या लिखते हैं, समाज की बेरहम सच्चाई को पेश करते हैं अफसानों में। ठीक है, उनकी जो फन है वो क्या है, वो उरिया नहीं है, बल्कि समाज की हकाइक है, समाज की सच्चाइयां है, समाज की तल्ख जो है सूरतें हैं जिन्हें वो अपने अफसानों में पेश करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मंटो ने अपने अफसानों में जिन्स को आम जिंदगी से अलग करके देखने की कोशिश नहीं की। इस तरह मंटो की ये कहानी एक एहतजाज की हैसियत रखती है। कहानियों में मंटो ने किसी नजरिए, अखलाक या तहजीबी तस्वुर का बैसाखी नहीं ली, बल्कि उन्हें जो चीज जिस तरह नजर आई उसको असल रूप में पेश कर दिया। चूंकि मंटो क्या थे, हर तरह की मसलहत और पाबंदी से आजाद होकर लिखते थे। उनसे पहले भले ही अदब की कुछ भी सूरत हाल रही हो, क्योंकि वक्त अलग था, तो जाहिर सी बात है समाज के हालात भी अलग होंगे। मंटो के जमाने में वक्त बदला तो हालात बदले, और मंटो ने जिस चीज को जिस तरह महसूस किया उसी तरह बेबाकी के साथ पेश किया। ठीक है, तो अफसाना खोल दो से देखिए। एक बंद है और शलवार नीचे सरका दी, बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया,
जिंदा है मेरी बेटी जिंदा है, डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका। ठीक, तो ये अफसाना जो है खोल दो, किसपे, इसमें भी तकसीम हिंद की जो है वारदात जो है पेश की गई है कि किस तरह से जो है लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां की जा रही थी। जो लोग इधर से हिंदुस्तान आ रहे थे उनके साथ क्या सुलूक हो रहा था, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे उनके साथ क्या सुलूक हो रहा था। और इसके अलावा जब लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम पाकिस्तान की सीमा में जो है दाखिल हो गए और अब हमें जो है अपनी जान का क्या है खतरा नहीं है, उस क्या कहते हैं उस राज पर से जो है मंटो ने खोल दो, पर्दा हटाया। खोल दो से मतलब वो राज फाश किए हैं जो इंसान को ये लग रहा था ना हमें कि हम हिंदुस्तान में आके महफूज है, हम पाकिस्तान में आके महफूज है। आपने देखा होगा कि जब कोई वो होती है, परेशानी आती है, जलजला आता है या कुछ इस तरह की कोई चीजें होती है, तो अगर घर टूट जाते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, कैंपिंग की जाती है, कैंप लगा दिए जाते हैं जिसमें जो लोग हैं अपने रह सके और वहां पे उन्हें खाने वगैरह का सामान भी जो है मुहैया कराया जाता है। तो ये उस कैंप की वारदात को पेश किया है जब एक सकीना नाम की लड़की कहां से हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाती है और अपने बाप से जो सिराजुद्दीन उसके बाप का नाम दिखाया बिछड़ जाती है, तो उसके साथ वहां पर जो है लोगों ने कैसा जो है सुलूक किया था, उस सुलूक को दिखाते हैं। अब कोई हिंदू मुसलमान के साथ नहीं कर रहा और ना ही मुसलमान हिंदू के साथ कर रहा, बल्कि ये वो सुलूक, वो हकाइक, वो तल्ख सच्चाइयां हैं जो हिंदू ने हिंदुओं के साथ उन्हें उनकी औरतों को बेसहारा देखकर, ठीक है, किया था, और जो मुसलमानों ने मुसलमानों की औरतों के साथ किया था। तो सकीना के साथ पाकिस्तान में कैंप के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसको जो है उन्होंने बड़ी तलखी के साथ जिस तरह देखा उसी तरह खुले अल्फाज में, अवाम कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, लेकिन मंटो ने वही लिखा जो उन्हें कहना था, मंटो ने वही लिखा जो उन्होंने देखा था। बहुत सच्चाई के साथ लिख देते हैं कि उसकी आबरू रेजी की गई, और एक बार नहीं बार बार। और लास्ट में यही चीज जो है लाशऊरी तौर पर उन्हें दिखाया है कि जब डॉक्टर कहता है खोल दो, तो सकीना जो क्या है बेहोशी की हालत में है, उसे भी जो है वो उसी अमल को दोहराती है जो उसके साथ किया गया था। तो ये एक ऐसा अफसाना है जो इंसान के जहन को झिंझोड़ के रख देता है, उसकी फिक्र को बेदार करता है। ठीक है, तो ये बेबाकी जो है मंटो के अफसानों के अंदर मिलती है। हकीकत तो ये है कि वो अपने कपड़े नहीं खोलती, बल्कि इसके पर्दे में समाजी जुल्म और ज्यादती के पर्दों को फाश करती है। ठीक, अब उनका एक मौजू है, उनके अफसानों में तवाइफों का जिक्र भी बड़ी बेबाकी के साथ मिलता है। बहुत सारे तवाइफ हमारे समाज का एक ऐसा तबका जिनपे आम लोग क्या करते हैं, लिखने से या बोलने से बचते हैं, लेकिन हमारे समाज में तवाइफ जो है वो क्या है, एक औरत की सूरत में मंटो ने देखा है, एक इंसान की सूरत में जो है मंटो ने देखा है कि जो दर्द, जो कर्ब या जो एहसास और जज्बात एक आम औरत के अंदर होते हैं, आम इंसान के अंदर होते हैं, उन तवाइफों के अंदर भी वही जज्बात और एहसासात को मंटो ने क्या करा है, पहचाना है और अपने अफसानों के अंदर पेश किया है। ठीक है, इस अजमा हतक जो है उनका एक बेहतरीन अफसाना है इस सिलसिले में, और कई जो है उन्होंने अहम किरदार जो है इसके अंदर पेश किए हैं। बहुत सारे, काली शलवार है, ठीक है, और हतक है, मोमबत्ती के आंसू है, जो बेहतरीन जो है नुमाइंदगी करते हैं उनकी फिक्र की, उस नजरिए की जो तवाइफों के लिए रखते हैं, उस दर्द की। ठीक है, तो उनके कुछ अफसानों के साथ लास्ट में मैं कुछ अफसानों के नाम लूंगी, तमाशा, ठंडा गोश, शूशू, होशियार, टोबा-टेक सिंह, नया कानून, ताकत का इम्तिहान, ये मंटो के बेहतरीन अफसाने हैं जिसमें उन्होंने फिक्र को पेश किया है ना। और आखिर में मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अदब अगर उन्हें जो फहाशी का जो उन पे इल्जाम लगाया गया वो दरअसल फहाशी नहीं थी, बल्कि समाज की ही तल्ख हकाइक थे, हमारे समाज का सच्चा चेहरा था जो उन्होंने पेश किया था। यही वजह थी कि मंटो अदालत से बरी भी हुए और बाद में उनके अदब को तस्लीम भी किया गया। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर यही था। शुक्रिया, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।